उफ मीनाक्षी, ये क्या हो रहा है भाई आज? लोग जो है तारों की उलझनों से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, और वो अब ईयरबड का जमाना आ चुका। आप ये फिर से तारों में आ गई हैं, आज क्या मसला है? अब देखिए, दौर पुराना नहीं है हुसैन, समझदारी वाला दौर कहिए। जरा एलईडी पर ये तस्वीर तो देखिए। कुछ सेलिब्रिटीज और जिनसे यूजर्स फिर से इन्हीं वायर्ड ईयरफोन जिनका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ उस पर लौट रहे हैं, क्योंकि अब सवाल स्टाइल का नहीं है बल्कि कान की सेहत का है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन सबसे पहले एक बात साफ करते हैं। ब्लूटूथ ईयरबड्स से कैंसर होने का पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है। असल खतरा है घंटों तक कान बंद रखना, तेज आवाज में सुनना और ईयरबड्स की सफाई नजरअंदाज करना। मतलब ये हुआ कि छोटा सा ईयरबड, लेकिन परेशानी की लिस्ट बड़ी लंबी सी है। कान के अंदर नमी फंसी तो बैक्टीरिया और फंगस का खतरा है, फिर खुजली हो सकती है, दर्द और सूजन, साथ में इन्फेक्शन, और वॉल्यूम अगर ज्यादा आप सुनते हैं तो फिर कानों में घंटी बजने यानी टिनिटस जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। चक्कर और धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियों में आप उलझ सकते हैं। तारों की उलझन के साथ ये उलझन थोड़ी कम होगी। बात आपने बिल्कुल ठीक की। WHO के मुताबिक 12 से 35 साल की उम्र के करीब 100 करोड़ युवा तेज आवाज की वजह से हियरिंग लॉस के जोखिम में हैं। और खतरा केवल कान तक नहीं है, कान का अंदरूनी हिस्सा शरीर का बैलेंस संभालता है। इसलिए नुकसान बढ़ा तो चक्कर, गिरने का डर, नींद की खराबी, तनाव और फोकस की परेशानी हो सकती है। और गर्मी में ENT की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। एसी की सूखी हवा, धूल, पोल्यूशन, कम पानी पीना, ठंडे ड्रिंक्स और स्विमिंग पूल का पानी, इनसे साइनस, एलर्जी, गले में खराश और कान का इन्फेक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो आज की सबसे जरूरी बात याद रखिए, ईयरफोन वायर्ड हो या वायरलेस, आवाज धीमी रखिए, इस्तेमाल सीमित कीजिए और सफाई का पूरा ख्याल रखिए। और अगर तार वाले ईयरबड्स हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात, जिसे ईयरफोन कहते हैं। तो अपने कान के कॉकलिया को बचाना है, क्योंकि कान सिर्फ आवाज नहीं सुनते, शरीर का संतुलन भी संभालते हैं। ENT हेल्थ बिगड़ी तो असर सिर से लेकर दिल और दिमाग तक महसूस हो सकता है। तो चलिए स्वामी रामदेव से जानते हैं कान, नाक, गले को फिट रखने का आसान योगाभ्यास और उपाय, डिजिटल लाइफ से सेहत बचाने का सही तरीका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, हुसैन जी। स्वामी जी, आज एक नया तौर तरीका बता रहे हैं। देखो, ये गुब्बारे को नाक के अंदर डाल रहे हैं और ये गुब्बारे में तेल लगा दिया है और ये तेल लगा करके नाक में डाल रहे हैं और नाक में डाल करके ये एक तरीका है। अब देखो, नाक में डाला और ये मुंह से निकलेगा। देखो ऐसे, ये अब ऐसे उधर से डाला और इधर ये निकला रे रामा रामा जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये जोरदार कार्यक्रम है। क्या था स्वामी जी ये क्या था? फिर ये क्या हो रहा था स्वामी जी? और ये दूसरा नशे का तरीका है, इसमें डालते हैं, नाक में डालो। तो ये सामान्य रूप से नाक में नशे करना और गुब्बारे से नशे है। एक बार अब दोबारा डाल के दिखाएंगे आपको, अब थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। फिर कान के अंदर जो है, इसमें कान के अंदर भी जो है ये एयर ग्रिड डालते हैं। ये इससे पूरा ऐसे ऐसे इससे पूरा निकलता है। ये तो मशीन गन टाइप की कोई चीज बना रखी है आपने स्वामी जी। पुराना है ही तरीका। अब देखो आप, अरे मशीन नहीं बना रखी, देखो इधर, ये देखो, ये गुब्बारे में इसमें बादाम रोगन, अणु तेल या सरसों के तेल से ऐसे इसमें भिगो दिया इसको, गुब्बारे को अच्छे से भिगो करके गुब्बारे को, और इसको ये देखो नाक के अंदर ठूस दिया, नाक के अंदर इसको डाल दिया, नाक में डाल करके, और फिर इससे ये ऐसे इसमें हवा भर दी। हाँ, भरो भरो, हवा भरते हैं ना, तो ये पता नहीं था स्वामी जी, इस गुब्बारे के फूलने से पहले के अंदर जगह होती है इतनी। रुको रुको रुको, डाल फोड़ दो। तो ये तमाशा जैसा लग रहा है, लेकिन ये मामला है बड़ा जोरदार। करने वाला भी पहले तो सोचता है उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये नस का नया तरीका स्वामी जी निकाला आपने। तो इधर जो है ये नशे का नया तरीका है हुसैन भाई। फिर देखो, एलोवेरा, हल्दी
और अमरूद के पत्तों को अच्छे से खोल करके उसमें उबाल करके फिर उससे गरारा भी कराते हैं, फिर ये धूम नशे भी कराते हैं। आज सारा फिर इधर जो है ये दूसरा नशे चल रहा है दिव्य धारा से, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो वाष्प से भी नशे चल रहा है, धूम नशे भी चल रहा है, और ये गुब्बारा नशे भी चल रहा है। ये सब कार्यक्रम एक तरफ तो ये चल रहे हैं, और जल नीति सूत्र नीति तो है ही सो है। तो ये आज एक तरफ ये सारे के सारी थेरापियाँ, फिर इधर ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। देखो पावर योगा तो होगा ही होगा, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी, और उससे सबको हमने पावरफुल भी कर दिया है। जो इधर हमारा बालक बैठा हुआ है पुष्कर, 50 यूनिट इंसुलिन इसने बंद किया भाई, गजब हो गया। कन्हैया लाल जी ये जो है धुआं फूक रहा है, ये कोई हुक्का नहीं पी रहा है, ये तो मुलैठी गाय का घी और कपूर ये डाल करके उससे जो कर रहा है। इसको ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर को इसने मात दे दी। लो रे राम राम। स्वामी जी देखिए, आप तो जो और हमारी बिटिया ने मेडिसिन की दुनिया की जितनी एक्सपर्टीज है आपके पास, तो वो सारी एक्सपर्टीज है, लेकिन आज आपसे सारे सवाल जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट वाले पूछे जाएंगे, जैसे आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि आज हमारा सारा फोकस इसी पर रहने वाला है। तो स्वामी जी आज बात शरीर के कुछ बेहद नाजुक अंगों की, नाक कान गले की, और इसको कैसे ठीक रखा जाए, कैसे सेहतमंद रखा जाए। इनमें आई खराबी बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन सुनने, बोलने, चलने फिरने में, बैलेंस और रिफ्लेक्शन तक पर इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी सबसे पहले ज़रा शरीर को थोड़ा ठीक से खोल लिया जाए, ज़रा स्ट्रेचिंग और यौगिक जॉगिंग कर ली जाए, ताकि उसके बाद पावर योगा थोड़ा आसान हो जाए। फिर हम लोग ज़रा नाक कान गले पर एक एक करके सवाल आपके सामने रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार कम से कम ये 2 अभ्यास तो ये यौगिक जॉगिंग के, ये 1-2 मिनट, जिससे पूरा शरीर जो है उसकी एनर्जी का अलाइनमेंट ठीक हो जाए। 1 ये 2, फिर ये 2 ये 1 ये, और दूसरा ऐसे ये तो हर दिन का हमारा पावर योग का एक चक्र है। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ये 2 और कम से कम 2 अभ्यास ही है, जो ऐसे ऐसे 1 और दूसरा। अब इसमें इतना भी ना हो तो कम से कम 100 बार भुजंगासन ऐसे होले होले, और फिर हम तो तेजी से यूं करते हैं, ऐसे होना तो ऐसे भी चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा संतुलन चाहिए। और ये तो सभी कर सकते हैं भुजंगासन। चलो जी करो जी, भुजंगासन करो, लेट जाओ जी कन्हैया लाल जी। इन्होंने तो बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे दी है। भुजंगासन 100 बार, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये जो वाष्प उड़ रही है, ये मुलैठी या श्वासरिक क्वाथ, उसकी भाप देते हैं लोग। सामान्य पानी की भाप लेते हैं, उसमें कोई पिपरमेंट डाल देते हैं, कोई उसमें कपूर डाल देते हैं। हम तो देसी कपूर, अजवाइन सत, पिपरमेंट, उसमें यूकेलिप्टस ऑयल, नीम का तेल, ये डाल कर इसका लौंग का तेल, ये डाल करके दिव्य धारा बनाते हैं, उससे ये स्टीम देते। आँख नाक कान गला सब खुल जाता है इससे। आँख बंद करके लेते हैं और ऐसे। तो ये भुजंगासन। ठीक है बिटिया, हो गया गरारा, अब भुजंगासन करो। तो ऐसे ये 100 बार ऐसे करना है, यो सामान्य मध्यम या तीव्र गति से धीरे। स्वामी जी यौगिक जॉगिंग के बाद आपने पावर योगा की शुरुआत कर दी है, अब लोगों का दिमाग खुल गया है, तो अब जरा नाक कान गले को भी खोलने के तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी आज मीनाक्षी ने जो कार्यक्रम शुरू किया ना, तो वायर्ड ईयरफोन के साथ शुरू किया, फिर हमारी निगाह पड़ी स्वामी जी बहुत सारे सेलिब्रिटीज पर, वो भी ईयरबड का इस्तेमाल ना करके वायर वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया में एक तरह की बहस भी चल रही है कि कौन चीज़ बेहतर है, वायरलेस ईयरबड्स बेहतर है
या वायर वाले ईयरफोन बेहतर है, या इनमें से कौन ज्यादा नुकसानदेह है? तो स्वामी जी, क्या सच में ईयरबड से कान खराब होने, सुनने की क्षमता के घटने, कान की नसों पर बुरा असर पड़ने, ये सारी चीजें ईयरबड की वजह से ज्यादा हो रही हैं? आपने क्या महसूस किया? आप भी, मुझे लगता है, कभी कभी ईयरबड इस्तेमाल करते हैं। ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। देखो, ये जो बिना तार वाला, बिना आधार वाला, जिसका अता पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ क्या करंट आ रहा है, तो ये जो जिसकी जड़ें पता ना हो ना, रूट्स पता ना हो, ऐसे वो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जिसका मूल ही पता ना हो कि इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या, बेसलेस। तो कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी में अच्छी लगती हैं कि देखो हमने ये लगा लिया बस ऐसे, और इससे हमारा गुजारा हो गया। लेकिन ये ज़्यादा नुकसान करता है। जो बिना तार वाला जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं कान में, और इसमें भी कई तरह के आ गए, तो ये सब अच्छा तो नहीं है। और वैसे मुझसे पूछे तो ना तो भाई ये वायरलेस, ना बिना जो है ना वायर वाला, और ना फ़ोन वाला। मैं तो देखो 99% कोशिश करता हूँ कि स्पीकर से ही सुनता हूँ, फ़ोन भी कान के पास नहीं लगाता। आजकल फ़ोन भी कान के पास लगाओ तो फ़ोन भी गर्म और कान भी गर्म, और फिर दिमाग के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल मचा देता है। तो मैं तो स्पीकर वाला हूँ भैया। इन माने ना तो वायरलेस वाला, ना वायर वाला, और ना जो है फ़ोन वाला। उससे भी परे स्पीकर से सुनते हैं तो उसमें 99% कोई जोखिम नहीं रहता। थोड़ी बहुत रेडिएशन तो फिर भी चारों तरफ रहती है हमारे। तो ये पोल्यूशन, ये रेडिएशन, ये अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है, सच में उसके बहुत गहरे दुष्प्रभाव हैं। और उनको दूर करने के लिए रोज़ हम एक बार शीर्षासन करा देते हैं। स्वामी जी, आपके पास जो नस्से करा देते, कहते घरों में भी कर लिया करो। आपके पास जो कान से जुड़ी शिकायत वाले लोग पहुंचते हैं, वो क्या ईयरबड, ईयरफोन वाले होते हैं, या दूसरे तरह के मामले ज्यादा होते हैं? देखो, इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। ये एक तो ये जो आपने बताया बिना तार वाला, ईयरबड वाले, तार वाले भी, और ज़्यादा टेलीफोन सुनने वाले भी। इसके अलावा 3 और कारण हैं। जो एक तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कफ के कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। सिंथेटिक दवाओं में वैक्सीनेशन के बाद लोगों में बहुत प्रॉब्लम आई है, ये कान की, आँख की, गले की। कफ बहुत बढ़ा है कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद। तो कफ के कारण से भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम उसमें श्वासारी ब्रोंकोम और ये नसें करवाते हैं। और वात के कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम आँख में और नाक में दोनों ही जगह निर्गुंडी का रस डालते हैं, और कान में जो है सुदर्शन का रस डाल देते हैं। तो कफ के कारण से, वात के कारण से और पित्त के कारण से भी कई बार कान बहुत ड्राई हो जाते हैं, और फिर उससे कान भी ड्राई हो जाते हैं, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं, नाक भी ड्राई हो जाते हैं। तो पित्त के लिए तो फिर जो है मोती पिष्टी और एलोवेरा, वीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा। कफ के लिए श्वासारी ब्रोंकोम, वात के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और ये जो मैंने बताया निर्गुंडी, ये निर्गुंडी यही था। निर्गुंडी आँख में, नाक में, दोनों जगह डाला जाती है। ये सुदर्शन कान में डाला जाता है, थोड़ा सा गुनगुना करके। और वैसे हमने इनके लिए सेफ चीज़ें बना रखी है। कान के लिए ईयर ग्रिट, आँख के लिए आई ग्रिट, नाक के लिए अणु तेल सबसे सेफ है। फिर बादाम रोगन, और उसमें फिर ज्योतिषमती, और घर में सरसों का तेल, ये सब प्रयोग करा। ये शीर्षासन, सर्वांगासन आदि करने वालों को जिंदगी में प्रॉब्लम कभी नहीं आती। देखो, जिंदगी एक संग्राम है, एक युद्ध है। अब इसको तो जीना ही पड़ेगा जिंदगी को। तो अब इसमें ये बहुत प्रकार के अवरोध हैं, बहुत प्रकार की बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के पार जाना है तो
अपने आप को तो संभालना पड़ेगा, तो संभालेंगे भी और संवारेंगे भी। और चमकेंगे भी। बस आपका साथ स्वामी जी बना रहना चाहिए। स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक जब लोग ईयरबड्स लगाते हैं तो उसकी वजह से कान में पसीना आने लगता है, फिर नमी और गंदगी जमा होती है कान में उसकी वजह से। अब इससे ईचिंग, दर्द, सूजन, फंगल इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों का खतरा होता है। और बात आगे बढ़ गई अगर, तो ओटिटिस एक्सटर्ना यानी कान के बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन भी हो जाता है बहुत से लोगों के। अब ऐसे में स्वामी जी योग के साथ साथ ज़रा कुछ घरेलू उपाय अगर आप बता दें, ताकि लोग ईयरबड का इस्तेमाल तो धीरे धीरे ही ख़त्म कर पाएंगे, धीरे धीरे रोकेंगे, लेकिन परेशानी से तो फ़ौरन निपटना होगा। तो कुछ घरेलू उपाय हैं इससे निपटने के स्वामी जी? अरे भाई देखो, कान के लिए एक तो ये उपाय है, दोनों हाथों में छोटी अंगुली के नीचे और ये उसके बाद ये अनामिका इसके नीचे, यहाँ ये बीच में यहाँ दबाना दोनों हाथों में, और दोनों पैरों में भी सेम पॉइंट होता है, ये तो दबाएं। एक दूसरा ये है कान के लिए, ये ज़्यादा नहीं करना, बस 2 बार ही करना। जिनके कान बहते हो वो नहीं करना कान बहते हो तो ईयर ग्रिड ले लेना और ईयर ग्रिड ड्रॉप भी डाल लेना, तो बहने भी बंद हो जाएंगे। 2 से 4 महीने लग जाते हैं अपने आप लोगों के कान, बचपन से जिनके बहते थे कान, और उसमें सड़ांध, मवाद, पस पैदा हो जाता है, वो सब का सब उससे धुल जाता है। दूसरा, इसमें हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इसके साथ हम लीच भी लगाते हैं कान पे। और घरेलू उपायों में तो सुदर्शन का रस थोड़ा सा गुनगुना करके, और कोई भी तेल या कोई भी घी, कोई भी पानी नुकसान कर सकता है, इसलिए हमने बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया है कानों के लिए। ये जो ईयर ग्रिट है ना, जो डाल रहे हैं कान के अंदर ना, दोनों तरफ से कान में इसको डाल देते हैं, तो ये अपने आप जितनी एक बार की डोज चाहिए उतनी अंदर मिल जाती है। तो कान के अंदर जो है 4-5 चीज़ें बड़ी उल्टी पुल्टी होती हैं। एक तो कान के अंदर मैल इतना सूखा सूखा जम जाता है, कई बार तो छोटे बच्चों को, एक छोटा सा बच्चा आया उत्कर्ष, उसको देखा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, कोई रिएक्शन ही ना करे। अब माँ बाप परेशान, भाई इसके कान में क्या हो गया, तो पता लगा कान के अंदर जो अंदर गट्ठड़ हो गया, उसका वैक्स जम गया, मोम सा जम गया, कान के अंदर मैल सा जम गया। अब इसलिए पहले आँख, नाक, कान में तेल डाला करते थे, घी डाला करते थे। अब लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। आपने जैसे कहा, अब भाई पसीना भी आएगा, नहाते समय पानी भी जाएगा, फिर धूल मिट्टी भी जाएगी, फिर कानों में। और आजकल जो है, वैसे तो गर्मियों में और सर्दियों में खुश्की आती है, उससे भी खुजली चलती है, और ये जो गंदगी जाती है, जहाँ मिट्टी है, धूल मिट्टी है, जहाँ पसीना है, पानी है, अलग अलग इन्वायरमेंट के संपर्क में हम आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर ये जो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, उससे बचने का एक उपाय, एक तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसके लिए योगाभ्यास करें। दूसरा जो है, आज हम आई ग्रिड, ईयर ग्रिड के बारे में बार बार इसलिए बता रहे हैं, कानों के लिए ईयर ग्रिड और आँख के लिए आई ग्रिड, उनकी इम्यूनिटी को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी को अंदर इतना इन्फेक्शन होता है, अंदर की हड्डी तक गल जाती है। एक भाई आया मेरे पास आज से 4-5 साल पहले, उसके अंदर की हड्डी तक गल गई थी। अब उसने ये ईयर ग्रिड का भी प्रयोग किया और अनुलोम विलोम लगातार किया, उसने 2-2 घंटा अंदर की गली हुई हड्डी, सड़ी हुई हड्डी तक ठीक हो जाती है। तो चाहे वैक्स अंदर जमा हो गया हो, चाहे अंदर की हड्डी सड़ गई हो, और कान के पर्दे के अंदर छेद हो, वो भी ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप जो बार बार हम दिखा रहे हैं, ये ईयर ग्रिड ड्रॉप, और फिर स्वामी जी एक साफ हो जाता है। ये ग्लिसरीन में बनाया हुआ जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है। तो ये स्वामी जी, कान में खराबी का एक है। बड़ा कारण और है, कान की समस्या किसी को नहीं रहेगी, और ये कारण ऐसा है कि हम सब इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम सब खुद ही अपने हाथों से अपने कानों को पंचर कर रहे हैं। और इसमें जो रोल है स्वामी जी, जो कान साफ करने वाला ईयरबड आजकल घर घर में मौजूद है, इसका जीता जागता खुद मैं उदाहरण हूँ।
कि किसी ज़माने में मुझे कान साफ करने की बड़ी बीमारी सी हो गई थी, और जब मैं डॉक्टर पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई आपको साफ़ सफाई का बड़ा शौक़ है। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा कि आपका कान इतना साफ़ है कि कुछ वक्त में कान ही साफ़ हो जाएगा, मतलब आप सुनने लायक नहीं बचेंगे। और तब मुझे पहली दफ़ा कान का एक्सरसाइज हुआ, जब आप नाक दबा करके पर्दों पर प्रेशर डाल रहे थे, वो मुझे पहली बार एक्सरसाइज पता चला। तो स्वामी जी ज़रा बताइए कि जो कान साफ करने वाला ईयरबड है ये कितना ख़तरनाक है, और ये धीरे धीरे हर घर में मौजूद है और एक फैशन सा बन गया, लोग उसी से। साहब ये पहले तो आजकल फैशन हो गया है, एक प्लास्टिक नुमा एक पूरी डंडी सी होती है, उसके ऊपर जो है वो रुई लगा होती देते हैं, है। रुइया कपास कॉटन, और उसको इतना अंदर तक लोग लेके जाते हैं, इतना अंदर धीरे 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 जब तक कान के पर्दे से छू ना जाए ना तब तक। पहले किससे लोग माचिस की तिल्ली से, माचिस की तिल्ली, कुछ तो सीधा तिल्ली से ही साफ करते थे, तिल्ली में कौन जो है रुइया रुइया लगाए, कुछ तो गाड़ी की चाबी से और किसी कोई तो ऐसे ही कोई डंठल सा लेकर के लक्कड़ सा, लोहा लक्कड़ लेकर के उसको ऐसे कान में घुमाते थे। कोई कोई पेन से भी करता था स्वामी जी। कुछ तो छोटी अंगुली का नाखून इसी के लिए बढ़ा के रखते हैं, उसको कान में ठुसा देते अंदर के अंदर से मैल निकालेंगे। पहले कान में का मैल निकालने वाले लोग आते थे, कान का मैल निकालने वाले, कनमैलिए। वो जो है वो कोई लोहे का यंत्र सा बना करके और उससे कान का मैल निकालते थे। तो ये सब स्वामी जी आज भी पुरानी दिल्ली में आप चले जाइए तो आपको मिल जाएंगे आजकल घूमते हुए। बाजार में एक केमिकल भी आता है, सिंथेटिक दवाई भी आती है तो कान में ये सिंथेटिक दवाई डालते हैं, उससे झाग सा निकलता है। किसी किसी को वो भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कोई भी केमिकल ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, इसलिए सबसे सेफ है ये जो है। इसलिए आज इधर लाओ भाई, ये कान वाली तुमने तो बहुत डाल दी इनके कान में, इधर लेकर के आओ। देखो ये जो है ना ये सबसे सेफ है। अब ये मैंने कहा ना ग्लिसरीन से बनी हुई है, और इसको ये ऐसे ना आप देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो पूरा पिचकारी सी मार रही है। ये कान में ऐसे ये डालते हैं, और ये ऐसे पूरा डाला इसको तो ये अंदर तक चला जाता है। तो अभी तो क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये ईयरबड लगाना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा इसको साफ़ कर लेता हूँ, बस इतने से ही साफ़ करने से हो जाता है, और पूरा कान साफ। तो मैं तो सप्ताह में सच में 1-2 बार इसको ऐसे ही डाल लेता हूँ। स्वामी जी, और WHO इससे की एक फिर रिपोर्ट की मेरे को कान में एक कोई बात मीनाक्षी दिक्कत इसमें नहीं है, इससे मोर जुड़ी जैसे कान बड़ी है। जरूरी है। स्वामी जी ये जो दवा है ये कान साफ करने की दवा है या कान में ईचिंग वगैरह हो रही है, दर्द हो रहा है, उसकी दवा है? कान साफ भी हो जाएगा, कान की इचिंग भी दूर हो जाएगी, कान का इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, और जो है कान के अंदर घू घू की आवाज ऑलराउंडर है आती है, मतलब। ठीक है कर्णनाद स्वामी। होता है, उसमें भी फायदा हो जाएगा। कान हाँ ऑल राउंडर है ये। और ज़्यादा खुजली होती है तो थोड़ा एलोवेरा लगा करके और थोड़ा कॉटन से साफ कर लिया करें, उससे खुजली दूर हो जाती है, ड्राइनेस दूर हो जाती है। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, WHO के मुताबिक 12 से 35 साल की उम्र के करीब 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ युवा सुनने की क्षमता घटने के जोखिम में है। बहुत से लोग 85 डेसिबल्स के ऊपर वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। तेज आवाज से कान की नसें कमजोर होती है और टिनिटस होता है। मैं दूसरों की ही बात क्यों करूं, हम लोग भी कान में ईयरपीस लगा के फिर एंकरिंग करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि सब लोगों से कनेक्ट रहना है। कई लोग केवल 2 पर सुन लेते हैं, कई लोग 2.5 पर सुनते हैं, कई लोग पूरी वॉल्यूम खोलते हैं तब जाकर उन्हें बात सुनाई देती है। तो ये तो इतने सालों में मैंने देखा, सब लोगों की हियरिंग एबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो स्वामी जी, इंसानों के लिए 70 डेसिबल से नीचे सुनना ये उनकी हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सब उससे ऊपर सुनते हैं तो फिर तो कान जाएंगे ही, खत्म हो जाएंगे। ये एकदम ठीक कहा आपने। ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता कम है। लोग टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़ोर से खोल के रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जो भी अलग अलग प्रकार की डिवाइस हम यूज़ करते हैं, एंकरिंग के समय अलग, टेलीफोन सुनने के लिए अलग, अलग अलग प्रसंगों में, कई बार ट्रांसलेशन के लिए भी, कई बार जो है हम देखते हैं हेलीकॉप्टर में आदि में उड़ते हैं। तो ये जो आपने कहा कि हमारी कानों की संवेदनशीलता घट रही है, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हाई साउंड सुनने के आदी से हो गए। इससे तो हमें बचने की ज़रूरत है। तो
और ध्वनि प्रदूषण के और भी बहुत से कारण हैं। हमारे यहाँ पर रोड के ऊपर भी इतने हॉर्न लोग बजाते हैं, विदेशों में तो कोई हॉर्न बजाते तो उसको एक तरह से क्राइम सा मानते हैं, अपराध सा मानते हैं। तो जो है, और सड़क के किनारे कम से कम लोग रहते हैं। सड़क के किनारे की प्रॉपर्टी सस्ती होती है रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल तो थोड़ी महंगी होती है। रेसिडेंशियल में सड़क से थोड़ा जितना दूर होंगे, कम से कम आधा 1 किलोमीटर, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगी होगी। हमारे यहाँ पर तो सड़क के किनारे मकान भी बना लेते हैं, उसके नीचे दुकान भी बना लेते हैं, उसमें शॉपिंग मॉल भी खोल लेते हैं, उसी के ऊपर छत के ऊपर रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। सारे काम उसी घर में करते हैं। तो ये जो चीज़ें सड़क के किनारे, विदेशों में सड़क के किनारे आपने देखा होगा मोटी मोटी दीवारें लगाते हैं जिससे कि उनकी साउंड ना आए। तो ये हमें करना पड़ेगा, थोड़ा ध्वनि के प्रति सजगता, जागरूकता और हमारी एक बात संवेदनशीलता, हमारी आंखों की संवेदनशीलता, हमारे कानों की, हमारे नाक की संवेदनशीलता और उनकी सहन शक्ति और उनका अंदर का उनका सामर्थ्य, उनकी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। एक बात स्वामी जी मैं और पूछ लूं कि कान की सुनने की क्षमता से क्या आपके कंसंट्रेशन का भी कनेक्शन होता है? क्योंकि कई लोग मैं देखती हूँ कि दाएं कान से ज्यादा अच्छा सुन के फिर कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर उनको कह दो कि बाएं से सुनिए, मतलब हियरिंग डिवाइस अगर बाएं पे लगा दे फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हियरिंग एबिलिटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या कनेक्शन होता है? देखो, आँख हो या नाक हो या कान हो, दोनों एक जैसे काम नहीं करते। तो आपने ठीक कहा, जैसे किसी के आँख में, दोनों आँखों का चश्मा अलग अलग होता है, ऐसे दोनों आँखों की देखने का सामर्थ्य, ऐसे दोनों कानों का सुनने का सामर्थ्य अलग अलग होता है। किसी का नाक दायां ज़्यादा चलता है, किसी का बायां चलता है। बैलेंस तो योगियों का ही रहता है। इसलिए दोनों आँख, दोनों नाक, दोनों कान बराबर काम करने चाहिए, दोनों लांग, दोनों किडनी लीवर भगवान ने एक ही दे रखा, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसी की भूख नहीं मिट रही है। तो अपने अंग प्रत्यंगों का सम सामर्थ्य हो, समत्वम योग उच्यते, तो ये अच्छे हेल्थ का प्रतीक है। तो इसके सामर्थ्य को हमें योग से विकसित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई ग्रिट, ईयर ग्रिट और नस्य, ये 3 चीज़ें, और ये जलनेति, सूत्रनेति, ये जो, और कुंजर आदि, क्या का गंडूस, गार्गिल, और फिर ये स्टीम और धूम नस्य आदि, इसलिए आज कई चीज़ें बताई गई है। ये सब चीज़ें करते रहने से दाईं आँख, बाईं आँख, दायां नाक, बायां नाक, दायां कान, बायां कान एकदम ठीक चलेगा। दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, दाएं किडनी, बाईं किडनी, दायां लंग, बायां लंग, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन, सब कुछ का योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उचित, बैलेंस। यही योग सिखाता, यही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सिखा रहे हैं, यही भगवान शिव सिखा रहे हैं, बैलेंस। स्वामी जी, हम सब अपने शरीर को भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बैलेंस स्वामी जी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। एक बड़ा अजीब सा संकट है स्वामी जी पुरुष बिरादरी के साथ। अब आप भी चूंकि उसी बिरादरी से आते हैं, तो पुरुष बिरादरी को जरा इस संकट से निकालिए। लोगों ने शिकायत की स्वामी जी कि वो अपनी पत्नी की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे, लेकिन बेटी की जरा सी चूं सी आवाज़ भी वो सुन लेते हैं। ये कैसी बीमारी है? कंसंट्रेशन की है। ये तो अभी मीनाक्षी जी ने पूछा था ना, कंसंट्रेशन। आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है? कई बार चित्त हमारा यदि जहाँ केंद्रित नहीं होता है, चित्त में जहाँ आकर्षण नहीं होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, फिर उसकी बात हमें सुनाई नहीं देती। जैसे रेलवे की पटरी के किनारे रहने वालों को वो रेलवे की पटरी की जब ठुक 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 सुनाई नहीं देती, नहीं तो नींद ही ना आए उनको। तो ऐसे ही किसी की पत्नी बहुत चपर चपर बोलती है तो वो बेचारे जो है ना, उससे बोर हो जाते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं, और उससे प्रीति थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कुछ कुछ पति बड़े बड़ बोले होते हैं, कुछ पत्नियां बड़ी चपर चपर बोलती हैं। तो ऐसे में एक तो थोड़ा संवेदनशीलता अपने भीतर पैदा करो, और किसी को भी इग्नोर मत करो। तो ये बात, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इग्नोरेंस वाली प्रॉब्लम है। और हम खाली बात सुनने की नहीं, हम कितनी बातों को इग्नोर करते हैं, सोचने के स्तर पर, देखने सुनने स्वामी जी, खाने बहुत ये सारे बात लोग कहाँ से आ रही है स्वामी जी, आप समझिए। अपने काम तक बहुत सारे लोग स्वामी जी इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं।
बहरहाल मैं नहीं विषय पे नहीं आता नहीं हूँ। नहीं नहीं अभी सवाल मैं लूंगी। हुसैन जो बात ला रहे हैं ना, अभी जहां तक पहुंचनी थी स्वामी जी वहां तक पहुंच गई है। तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, वो बाहर कभी कभी जो है वहां पे चलता है, लेकिन घर पे इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। स्वामी जी मतलब वो कान तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी सबको बताना था वो बता दिया, और ये दुर्घटना से अब सब बचेंगे। अच्छा स्वामी जी, कान सिर्फ सुनने का काम नहीं करते, बॉडी बैलेंस का भी काम संभालते हैं। अगर अंदरूनी कान प्रभावित हो जाए तो चक्कर आना, वर्टिगो होना, लड़खड़ाहट, धुंधला दिखना और गिरने का खतरा भी बन जाता है। बॉडी के बैलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कौन से आसन फिर असरदार साबित हो सकते हैं? एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बड़ा उसमें महत्वपूर्ण होता है। अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग करने से पूरी बॉडी की इम्यूनिटी भी और ब्रेन नर्वस सिस्टम का बैलेंस जिंदगी भर बना रहता है। लोग 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख, 5-5 लाख रुपए किलो की चीज़ें खाते हैं कि ज़िंदगी में वो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, उनकी उम्र 150 साल होगी। आजकल तो सब इसके ऊपर ही बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई कह रहे पुतिन जो है 150 साल जीना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं। और जवान रहने का मतलब खाली जीना ही नहीं है, आंखें भी ठीक रहें, कान भी ठीक रहें नाक गला भी ठीक रहे, हार्ट भी, लंग भी ठीक रहे, टांगे भी ठीक रहें। तो पूरे शरीर को ठीक रखने में 2 जड़ी बूटियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो सब अपने घर में अश्वगंधा, शतावर ले आओ और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाते रहो। जिनकी पित्त की प्रकृति है वो थोड़ा पानी में भिगो देना पहले 1-2 घंटा, या शाम को भिगो के सुबह भिगो के शाम को खा लेना। बाकी वात और कफ वालों को दिक्कत नहीं हो तो सीधा का सीधा ही खा सकते हैं। तो 100 साल तक आँख, नाक, कान, गला और पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और ये सब बखेड़ा नहीं होगा जो आप बता रहे थे। स्वामी जी, एक इलाज तो आपने बताया नहीं, जो बचपन में होता था, कहते थे कान खींचा जाए तो उससे कान भी ठीक रहता है। तो इसकी आजकल के बच्चों के साथ थोड़ा ये कम हो रहा है, इसलिए भी जो मीनाक्षी आंकड़ा बता रही थी 100 करोड़ तक बच्चे ऐसे हो गए हैं, नौजवान जो आज के वक्त में हो रहे हैं धीरे धीरे, कि वो उनके कान के सुनने की क्षमता घट रही, इस जोखिम में वो जी रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, जो लोग घंटों ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि उनके कान में घंटी बज रही है, फ़ोन आ भी नहीं रहा है, फिर भी उनको लग रहा होता है कि फ़ोन आ रहा है। अब इसी को टिनिटस कहते हैं। अब स्वामी जी, कई बार ये परेशानी नींद के वक्त, तनाव, चिड़चिड़ापन और फोकस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा होता है। तो नींद, तनाव, चिड़चिड़ापन और फोकस, ये सब कैसे ख़त्म किया जाए? और फोकस बढ़ाने के लिए स्वामी जी ज़रा एक पूरा सेशन कर लेते हैं, क्योंकि फोकस के बगैर तो फिर ज़िंदगी का कोई काम नहीं होगा। तो ये जो टेनिटस है ना, इसके लिए एक तो देखो जो है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, लीच और ईयर ग्रिड ड्रॉप के अलावा फोकस को बढ़ाने के लिए एक तो वृक्षासन किया करें, त्राटक भी किया करें। त्राटक आँख, नाक, कान, गले के लिए अच्छा होता है। एक वृक्षासन, 1 मिनट ऐसे ही रुक गए, ऐसे स्थिरतापूर्वक। बिना हिले डुले, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे, ये थोड़ी देर में लोग लड़खड़ाने लगते हैं। एक आसन में आधा से 1 मिनट तक ऐसे बने रहने का अभ्यास करना चाहिए फोकस बढ़ाने के लिए। ये भी बड़ा अच्छा है, गरुड़ासन ऐसे, और लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, अविचलित मन से करना है। अविचलित तन, अविचलित मन, इसी को एकाग्रता में कहते हैं। एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ। अब ये दोनों भी ना कर पाए तो क्या करें? तो फिर पूरी अंतर्मुखता के साथ प्राणायाम करें।
तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो लोग कान की बीमारी में, टेनिटिस में फंसे हुए, कान में पस आ रहा है, कान में जो है पर्दे में छेद है, सुनाई कम दे रहा है, आँखों से दिखाई कम दे रहा है, तो आई ग्रिट ड्रॉप और वटी दोनों ही, ये भी ज़रूरी है। और एक सौ में भी बनाए हमने, वो जो एक दृष्टि बना रखी हो तो बड़ी तेज़ है, ये जो है ऐसे 1-2 बूंद ऐसे। अब जैसे आजकल गर्मी भी बहुत है ना, ऐसे स्वामी जी आँख जो बनाए। लोग लड़खड़ाते डगमगाते नहीं है, दरअसल वो ज़मीन थोड़ी वहाँ की उबड़ खाबड़ शायद होती होगी या ज़मीन हिल जाती होगी। अब यहाँ मीनाक्षी और ईशा ने भी बहुत अच्छे से किया, यहाँ ज़मीन समतल है बिल्कुल। तो बहरहाल स्वामी जी अभी काफ़ी कुछ है जिसका जवाब अभी आपसे जानना बाकी है। देखिए ऊबड़ खाबड़ है जीवन के राह, बिल्कुल, और उसी ऊबड़ खाबड़ जिंदगी जिंदगी ही की राह ऊबड़ पर खाबड़ है चलते मेरे हुए भाई, पूरी हुसैन। मंजिलों तक पहुंचना भी है और सेहतमंद जिंदगी जीना भी है। स्वामी जी देखिए गर्मियों में ईएनटी की दिक्कत अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन, धूल, पोल्यूशन, पोलन और फिर साथ में घर जैसे ही पहुंचे तो एसी की ड्राई हवा, फिर ज़्यादा गर्मी लगी तो कोल्ड ड्रिंक्स है, और फिर स्विमिंग पूल का पानी भी है गंदा वाला। ये सारी चीज़ें नाक, गले और कान की परेशानी को ट्रिगर करती हैं। तो स्वामी जी योग के साथ साथ क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? वो लोग जो स्विमिंग पूल जाते हैं, वो लोग जो बहुत एसी में रहते हैं, वो लोग जो बाहर बहुत एकदम निकल के आपने काम ठीक करते हैं। कहा। ये जो है अचानक गर्मी में, अचानक ठंड में, इससे सर्द गर्म बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं ना पहले भाई सर्द गर्म हो गया, तो ये जो अचानक जो बाहर से आते हैं और 16 वाले टेम्परेचर में घुस जाते हैं, तो देखो भाई पहली बात तो एसी कम चलाओ। और एसी जो है, मैं तो जहाँ अपरिहार्य परिस्थितियों में भी कहीं ऑफिस में कहीं जाना पड़ता तो सीधा कहता हूँ 25 पर कर दो सीधा। और अब जैसे कभी कभी इमरजेंसी में अपवाद रूप में एक्सेप्शन के तौर पर कहीं इधर उधर ठहरना पड़ता है, अब किसी के घर में पंखे ही नहीं होते, तो मैं कहता हूँ भाई एसी अब रात को सोते समय मैं 27 पर रखता हूँ। अब लोग जो है 16, 18, 20 पर रखते हैं, तो हमारे तो भाई 25 से शुरू होता है। तो भाई घरों में जब बाहर से आप आएँ तो 25 पर रखें, फिर धीरे धीरे भाई कोई बहुत ही ज़्यादा हो गया। वैसे आजकल तो जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो फेल ही हो जाते हैं, एसी वाला बात है। तो इसका ध्यान रखें, एसी बहुत ज़्यादा, ये फिर ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड, फिर आइस डाल करके पीते हैं, ये सब मामला गड़बड़। फिर कोल्ड ड्रिंक आदि ये सब, उसमें भी सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक कलर हैं, फिर चीनी बहुत ज़्यादा है, तो इनसे तो बचने की ज़रूरत है। अरे भाई सत्तू है अपना, नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, घाट की राबड़ी है, जो की राबड़ी है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने बना रखी हैं। अपना खुद भी बादाम का घोटा, बादाम का ठंडाई घर में बना करके पियो ना, तो इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। तो साथ में जो है अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा उपाय करें, बहुत ज़्यादा एसी का भी प्रयोग ना करें, तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। आँख के लिए जैसे मैंने ये आईग्रिट का बताया, कान के लिए इरिग्रिट, नाक के लिए अणु तेल आदि का बताया, इनका प्रयोग करें। और साथ में अपनी इम्यूनिटी अच्छे रखने के रोज प्राणायाम करें, और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट पाउडर का सेवन जरूर करें, और नेचुरल चीज़ें खाएं पिएं। जितना निसर्ग के संपर्क में रहेंगे, जितने प्रकृति की सन्निधि में रहेंगे, उतने विकृतियों से बचे रहेंगे। प्रकृति से दूर गए तो विकृतियाँ आएगी। स्वामी जी इन गर्मियों में साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक का बंद होना, छींक आना, सिर दर्द, आंखों की खुजली, ये सारी परेशानियां काफ़ी बढ़ती हैं। और नाक और साइनस को साफ रखने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास तो सब जाहिर है आप करवा ही रहे, और क्या रास्ते हो सकते हैं और क्या उपाय है? 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च। मिश्री मैंने इसलिए नहीं बताया, आजकल मिश्री के नाम पर तो चीनी के मोटे मोटे क्रिस्टल इकट्ठे कर दिए लोगों ने। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च, उसमें थोड़ा सौंफ और मिला दें 25 ग्राम, एकदम बारीक पाउडर, और फिर उसको खा लें। कफ, कोल्ड, नज़ला, साफ जुकाम, साइनस गायब। खाली पेट ब्राउन कम खाने के बाद स्वासेरी वटी या स्वासेरी गोल्ड ले लें, ये सारा झमेला ख़त्म। किसी के नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, कफ और नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नाक में ही बोलते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं।
और ये सर्दी गर्मी, जैसे आपने कहा धूप छाए और धूप से गए एसी में, कूलर में, पंखे में, ये इसमें सब गड़बड़ हो रहा है। बहुत तेज प्यास लगी, फिर ठंडा पानी पी लिया। फ्रिज का पानी अवॉइड कर, घड़ा, हमने घड़ा रखा हुआ, मैं फ्रिज का पानी पीता ही नहीं। दूध भी ठंडा पीते हैं जैसे आजकल, तो मैं क्या करता हूँ, दूध उबाल करके फिर पंखे के नीचे रख देते हैं, उसमें ऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाता है, इतना मिठास होता है साहब, आप कभी प्रयोग करके देखना। और फिर उसमें थोड़ा सा आप ठंडे दूध में जो है थोड़ा खजूर डालो और थोड़ा अंजीर डालना, अंजीर डाल करके फिर ज़्यादा देर मत छोड़ना, 10-1 मिनट में ही पी लेना। फिर उसको फिर थोड़ा मुनक्का डाल दो उसमें, और ये साहब उसमें झाग सा आ जाएगा। फिर आप उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब का शरबत डाल दो, वैसे तो इतना मिठास इसमें अपने आप ही आ जाता है। थोड़ा सा बादाम अखरोट आदि और डाल करके पियो, तो कल मैं तो एक ही गिलास पिया था, शाम तक खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 1-2 गिलास ऐसे ही सुबह सुबह पी लिया करें। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे विकल्प है ना। तो ये अब सर्दी जुकाम कफ कोल्ड किसी को नहीं होगा। और इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए जो है आपको नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल आपको नमक, और आटे में मिलेट्स, गेहूँ चावल कम रखें। स्वामी जी, जो अगला सवाल है थोड़ा हम ही लोगों से जुड़ा हुआ है। आपका भी देखिए आवाज़ का बहुत सारा काम है, अनुलोम विलोम जरूर करें। आप लोगों को बहुत सारी जब बातें बताते, जाहिर है गले का इस्तेमाल है। हम सब एंकरिंग, न्यूज़ एंकरिंग और आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी हमें अपने गले को बेहतर रखना पड़ता है। लेकिन इस गर्मी के मौसम में स्वामी जी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ठंडी चीज़ें हम भी लोग ले लेते हैं, और कंट्रोल टेम्परेचर में फिर बाहर निकले किसी काम से, फिर कंट्रोल टेम्परेचर में आए, तो ये सारी चीज़ें गले को परेशान कर रही होती हैं। और कई बार खराश, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को और भी परेशान करती हैं। तो गला ठीक रहे, आवाज़ ठीक रहे स्वामी जी, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता दें। अरे जिनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी ना, कहते हैं ना गला बैठ गया, वो गला बैठने वाली जो बातें थी, और गले में घुर घुर, और स्वर तंत्र की बहुत सारी दिक्कतें, ये एक पत्ता जैसे एलोवेरा का ले लिया, करीब 100 ग्राम एलोवेरा का ये पत्ता, इसमें 8-10 पत्ते इसके अमरूद के, और एक छोटी सी गांठ इसकी ये हल्दी की, ये ले करके और इसको मिक्सी में डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल दिया उसमें 100-200 ml, फिर थोड़ा सेंधा नमक ऊपर से डाल दिया, और फिर उसको अच्छे से उबाल करके फिर इसको छान करके इससे गरारा कर लो। आज ही करने वाली हूं। भयंकर गला खराब हो, एकदम से अच्छा हो जाता है। अमरूद के पत्ते, सेंधा नमक, खुरखुर हो रही है 2-3 दिनों से मीनाक्षी जी। तो अमरूद के पत्ते को पीस के फिर पानी में उबाल के, 1-2 ग्राम सेंधा नमक, और एलोवेरा। एलोवेरा आपको पत्ते नहीं मिले तो पतंजलि वाला एलोवेरा का जूस लिया ना, ये एलोवेरा जूस देते हैं, इसी को ही आप जो है डाल करके और उसी को उबाल लेना, और उससे गरारा करना, एकदम अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेना, ये अच्छा, ये कंठामृत और ब्रोनकोम ना, ये थोड़ा चूस लिया करें, एकदम गला अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट दबा दिया करें यहाँ से। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल का जवाब और, क्योंकि घड़ी की सुई अब आपसे अनुमति के लिए कह रही है। स्वामी जी, ईएनटी की परेशानी सिर्फ कान, नाक, गले तक नहीं सीमित रहती। रिसर्च में यह कहा गया कि सुनने की समस्या और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का लिंक हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, मेमोरी से ये सारी चीजें जुड़ रही हैं। अब ऐसे में दिल, दिमाग, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बचाने के लिए स्वामी जी कुछ जरूरी बातें आप बता दें, फिर हम आपसे। सिस्टम ना वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी में चल रहा है, एक दूसरे के साथ संबद्धता है 30-70 सेल्स की, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम की। तो इसके लिए मस्तिष्क के लिए एक मेधावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और औषधियों में अश्वगंधा, शतावर जो पहले बता चुके हम, तो मेधावटी या मेमोरी ग्रिड या ओमेगा, तीनों में से कोई एक ले लें, और फिर न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लिया, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा एकदम अलाइन रहेगा, पूरी जीवनीय ऊर्जा हमारी फिर विखंडित नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म सन्निहित है। योग के द्वारा उन समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य का जागरण करते हैं, और ब्रह्म के साथ यूनिटी विद ऑलमाइटी हो जाते हैं। ये है योग की महिमा। तो साहब रोज तो 7 कान बजकर अच्छा के रखिए 56 ताकि मिनट पर सबको ऐसे ही सुनते हम रहिए। सबको
जोड़ते हैं और सबके भीतर के सामर्थ्य को जगाते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया।